सो हेलो एवरीवन। सो अब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर का। तो सबसे पहले आईसीएस स्टडी मैट के अंदर आप देखोगे अराउंड 15 क्वेश्चंस है, अराउंड 15 क्वेश्चंस इन द आईसीएस स्टडी मैट, जिसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस है। लाइक शेड्यूल 1 का भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, शेड्यूल 2 का भी दिखाई देगा, सीए एक्ट के भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे, रेगुलेशंस के भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो मिक्स्ड एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, राइट। यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड देयर। तो एक बार वो 15 क्वेश्चंस अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखना, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, एक बार हम लोग रिकॉल कर रहे हैं कि सर प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट में अपने को क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप लिख के देखें उन चीजों को। जब तक आप लिख के नहीं देखोगे ना, तब तक बात नहीं बनने वाली है। जब तक आप लिख के नहीं देखोगे ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि आप लिख के देखें उन चीजों को, है ना। और जब हम लिख के देखेंगे, हम जब रिटन प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रेजेंटेशन में सर अपने को कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी बेसिक चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी होगी। तो अपने को क्या करना है, अपने आंसर को कैटेगराइज करना है 3 पार्ट्स में। आपको मैंने पहले भी बताया था, अपने को क्या करना है, अपने आंसर को कैटेगराइज करना है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हेडिंग देंगे इशू इन्वॉल्व, और उसके अंदर ब्रीफली क्या करेंगे सर, हेडिंग को समराइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल सॉलिसिटेशन का क्वेश्चन है, तो सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क, वहां पे एक रेफरेंस दे देंगे। दूसरा हेडिंग आएगा प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन, और प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इलाबरेट करेंगे। और थर्ड आएगा हेडिंग कंक्लूजन, जिसके अंदर हम कंक्लूड करेंगे। एंड द अदर सिंपल वे दैट इज गोइंग टू बी इज कि इस तरीके से हमने हेडिंग्स नहीं दिए, लाइक इशू इन्वॉल्व, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। हमने इस तरीके से हेडिंग्स नहीं दिए, बट हमने मेक श्योर किया कि हमने आंसर को अपने मल्टीपल पैराग्राफ्स में डिवाइड किए हैं, और कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ यूज किए हैं, एटलीस्ट 4 to 5 पैराग्राफ, जिसके अंदर पहले पैराग्राफ के अंदर आप बता दीजिए एप्लीकेबल क्लॉज कौन सा है, एप्लीकेबल पार्ट कौन सा है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप फर्दर क्लॉज को इलाबोरेट कर दीजिए। थर्ड पैराग्राफ के अंदर कोई फर्दर रेफरेंस है तो उसके बारे में बता दीजिए। फोर्थ पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन में क्या दिया था उससे को रिलेट कर लीजिए प्रोविजन को, और फिफ्थ पैराग्राफ के अंदर कंक्लूड कर दीजिए। मतलब एटलीस्ट मेक श्योर कि यू आर डिवाइडिंग द आंसर इन 5 पैराग्राफ्स। तो दिस आर द 2 अल्टरनेटिव्स कि भैया इन 2 अल्टरनेटिव्स में से आप क्या कर सकते हो सर, आंसर दे सकते हो। अब वेदर और नॉट यू आर गिविंग दिस हेडिंग्स, प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन हेडिंग देंगे नहीं देंगे, तब भी अल्टीमेटली आंसर का जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। एक तो हेडिंग दे के आप लिख रहे हो अंदर पॉइंट वाइज, या फिर आप सीधा पैरा में डिवाइड कर रहे हो। दोनों एक ही चीज है। आप कुछ भी पैटर्न यूज कर सकते हो, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि इफ यू आर डिवाइडिंग इन दिस 3 कैटेगरीज द आंसर लुक्स मोर प्रेजेंटेबल, मोर गुड, राइट। तो अब जब प्रोविजन एक्सप्लेनेशन का हेडिंग आएगा, उसके अंदर आपको आंसर को किस तरीके से कैटेगराइज करना है। सबसे पहले याद रखना कि मान लीजिए क्वेश्चन किसी शेड्यूल के बारे में है, तो सब जब आप कोड करेंगे एग्जाम के अंदर, फॉर एग्जांपल सॉलिसिटेशन का क्वेश्चन है, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, तो सबसे पहले हमेशा क्लॉज नंबर लिखना होता है। जब क्लॉज नंबर लिखना होता है तो याद रखिएगा दिस नंबर पार्ट शुड बी इन ब्रैकेट, दिस नंबर पार्ट शुड बी इन ब्रैकेट। तो 5 6 3 4 जो भी होगा वो ब्रैकेट में होगा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे पार्ट नंबर, जो भी पार्ट नंबर है। अब याद रखिएगा जब पार्ट नंबर लिखोगे सर, तो पार्ट नंबर हमेशा होगा रोमन में। किसमें होगा, रोमन में होगा। यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह यूज नहीं होगा। उसके बाद आता है शेड्यूल नंबर। अब जब शेड्यूल नंबर की बात करेंगे, हम लिखेंगे हमेशा या तो फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल। और याद रखिएगा जब हम यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल लिखेंगे ना, तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे। फर्स्ट FIRST फर्स्ट, सेकंड SCCOND। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और फिर साथ में लिखेंगे बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो पहले क्लॉज नंबर, फिर पार्ट नंबर, फिर शेड्यूल नंबर, फिर रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। कभी अगर एग्जाम के अंदर आप क्लॉज नंबर भूल गए हैं, पार्ट नंबर भूल गए हैं, शेड्यूल नंबर भूल गए हैं, तो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है वहां पे, एज पर प्रोविजंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 रेड विद शेड्यूल्स एंड रेगुलेशंस इश्यूड देयर अंडर। कि आपको सपोज याद नहीं है क्लॉज नंबर, पार्ट नंबर, रेगुलेशन नंबर, जो भी है, तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन दैट यू कैन राइट कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 रेड विद द शेड्यूल्स एंड रेगुलेशंस इश्यूड देयर अंडर। और फिर क्या करेंगे, अपने आंसर को ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी क्लॉज का ऑब्जेक्टिव वगैरह है तो ऑब्जेक्टिव को बता देंगे कि भैया ये जो क्लॉज का ऑब्जेक्टिव है ये इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना है, ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करना है। तो जो भी क्लॉज का कोई ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो आप ऑब्जेक्टिव को बता सकते हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर के कुछ भी अदर रेफरेंसेस होंगे, कोई दूसरा क्लॉज का एप्लीकेबल रेफरेंस आ रहा है, कंपनीज एक्ट के साथ कोई रेफरेंस जुड़ रहा है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के किसी ऐसे के साथ कोई रेफरेंस जुड़ रहा है, तो बाकी रेफरेंसेस के बारे में बता देंगे कि ओके दिस पर्टिकुलर ऐसे आल्सो सेज दैट, दिस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर ऑफ कंपनीज एक्ट आल्सो सेज दैट। तो आप उस चीज को कर देंगे। और फिर आता है कंक्लूजन वाला पैराग्राफ। तो कंक्लूजन में देखो, अगर आप लिखते हो नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अदर मिसकंडक्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप लिखते हो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट, तो वहां पे मैं एडवाइस दूंगा आप साथ में सेक्शन 21 एंड 22 का रेफरेंस दो, जो कि आपको सजेस्टेड में भी नहीं दिखाई देगा।
तो सेक्शन 22 के अंदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट डिफाइंड होता है, अदर मिसकंडक्ट डिफाइंड होता है, और सेक्शन 21 के तहत वो जो मामला है वो आगे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी के पास चला जाता है। तो आप सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22 का साथ में रेफरेंस दो, बिकॉज सिंस द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट द मैटर शैल बी रेफर्ड टू द बीओडी ऑब्लिक द डीडी अंडर सेक्शन 21 ऑफ द सीए एक्ट। तो आप उस तरीके से अगर वहां पे सेक्शन 21 और 22 का रेफरेंस दोगे तो आपका आंसर आपको और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। अब लेट अस सी द क्वेश्चंस फटाफट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मिस्टर पी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज टू हिज क्लाइंट्स during 2020 looking to the growing needs of his clients to invest in the stock markets. He also advised them on portfolio management services whereby he managed some of the portfolios of his client. Is Mr. P guilty of professional misconduct? तो क्या बोला है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलाउड है। 2020 में उसने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में भी एडवाइजरी देना स्टार्ट कर दिया और क्लाइंट के पोर्टफोलियोज को भी मैनेज करना शुरू कर दिया। तो क्या मिस्टर बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? तो याद करो, इफ यू रिमेंबर सेक्शन 2 क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 4। तो अगर आप याद रखेंगे सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 4, तो उसके अंदर आप ध्यान रखोगे क्या पढ़ा था आपने। तो वहां पे बोला गया था कि भैया सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, और सीए इन प्रैक्टिस, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस इफ ही परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अगर वो सारा फंक्शंस परफॉर्म करता है तो उसके अंदर अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, वो सारा सर्विसेज आ रहा था, है ना। उसके बाद फर्दर वहां पे कुछ प्रोहिबिशंस दिए गए थे कि देयर आर सर्टेन सर्विसेज व्हिच ए सीए कैन नॉट रेंडर, जिसके अंदर हम लोगों ने याद किया था, एक फॉर्मूला बनाकर याद किया था कि सर जो पब एक्टिविटीज होती हैं, पब एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं। क्या होती हैं सर? पब एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं। ये फॉर्मूला बनाकर हमने याद किया था, पी फॉर पोर्टफोलियो, यू फॉर अंडरराइटिंग, बी फॉर ब्रोकिंग। और यहां पे सीए क्या कर रहा है सर? प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज रेंडर कर रहा है, और इसीलिए मिस्टर पी क्या हो जाएंगे यहां पे? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएंगे। इसलिए मिस्टर पी यहां पे क्या हो जाएंगे सर? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएंगे। अब देखो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेमैन सा क्वेश्चन है। आप देखोगे इसमें कोई एज सच क्लॉज वगैरह का भी कोई रेफरेंस नहीं आ रहा, तो यहां तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहां पे एटलीस्ट सेक्शन 21 एंड सेक्शन 22 को रेफर करें। गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर सेक्शन 22 लिख दें, यहां पे एज पर सेक्शन 22 लिख दें। एंड फर्दर यहां पे क्या करोगे आप? रेफर सेक्शन 21। फर्दर यहां पे क्या करोगे सर? रेफर सेक्शन 21। ठीक है ना। तो यहां मैंने तो आपको चेकलिस्ट के फॉर्म में दे दिया है, बाकी नीचे पूरा डिटेल्ड में आंसर दिया हुआ है एकदम। तो आप एक बार अच्छे से रेफर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है उसमें सजाकर आंसर्स को लिखना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज अ सोल प्रोप्राइटर हैज एन ऑफिस इन मुंबई नियर चर्च गेट। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोफेशनल वर्क ही ओपन्स अनदर ऑफिस इन ए सबर्ब ऑफ मुंबई। इन ए सबर्ब ऑफ मुंबई, सबर्ब मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल लिमिट्स होती है शहर का, उसके बाहर का जो जगह है, उसका बाहर का जो जगह है, ठीक है ना। तो अनदर ऑफिस खोला इन ए सबर्ब ऑफ मुंबई, यानी मुंबई के सेंट्रल प्लेस से बाहर, सिटी के बाहर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर से अवे फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी। फॉर रनिंग द न्यू ऑफिस ही एम्प्लॉयज 3 retired income tax officers. Is Mr. G guilty of professional misconduct? So this particular question draws our attention to section 27 of the Chartered Accountants Act. Yes, you have guessed it right, you remember right. आपको सही याद है बिल्कुल। तो section 27 of the Chartered Accountant Act, याद रखिए क्या पढ़ा था उसमें। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सर अगर जो ऑफिस है, जो ब्रांच ऑफिस है सीए का, जो सेकंड ऑफिस है, जो एडिशनल ऑफिस है, वो सेम शहर के अंदर है, विद इन द सेम प्रीमाइसेस है, या विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ सिटी है, तो उसको कोई सेपरेट इंचार्ज की जरूरत नहीं है। लेकिन
अगर वो बियॉन्ड 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स है तो वहां पे सेपरेट इंचार्ज की जरूरत है, और जो सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड। अब यहां पे आप देखो ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स, यानी 50 किलोमीटर से ज्यादा, यानी सेपरेट इंचार्ज चाहिए। और सेपरेट इंचार्ज कौन होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। यानी रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अगर अपॉइंट किया गया है टू बी अपॉइंटेड एज अ सेपरेट इंचार्ज, तो क्या इससे काम चलेगा? इससे काम नहीं चलेगा। तो यहां पे भी सीए क्या हो जाएगा सर? गिल्टी हो जाएगा। मिस्टर जे इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की भी हम लोग बात करें यहां पे, तो क्या लग जाएगा सर? सेक्शन 27 लग जाएगा। सेक्शन 27 के तहत गिल्टी हो जाएगा सीए, है ना। मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस के सारे प्रोविजंस आप एक्सप्लेन कर देंगे। उसके अलावा आप चाहो तो एडिशनली क्योंकि सीए गिल्टी है तो क्लॉज 21 तो रेफर कर ही सकते हो। यहां पे भले ही आपके आईसीआई के सजेस्टेड में भी नहीं दिया हुआ, बट मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। आप चाहो तो साथ में क्या रेफर कर सकते हो सर? क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। अब सर क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल क्या था? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, कि अगर एक्ट को कॉन्ट्रावीन किया है, रेगुलेशन को कॉन्ट्रावीन किया है या गाइडलाइंस को कॉन्ट्रावीन किया है तो सीए गिल्टी हो जाएगा। तो यहां पे तो एक्ट को कॉन्ट्रावीन किया है, सेक्शन को कॉन्ट्रावीन किया है, तो वो वाला पार्ट भी रेफरेंस में आ सकता है। ठीक है। तो आई बिलीव ये जो आपको चेकलिस्ट बना के दे रहा हूं मैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद देखना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अदर मिसकंडक्ट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रीड कर लेना, दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ज्यादा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर के ए प्रैक्टिसेड चार्टर्ड अकाउंटेंट गिव 50% ऑफ द ऑडिट फीस रिसीव्ड बाय हिम टू ए नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा जी, ऑडिट फीस का 50% दे दिया एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट को। कुछ याद आ रहा है? ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का। याद आया ना? Mr. L, under a nomenclature of office allowance and such an arrangement continued for a number of years. Discuss this in the light of professional ethics. यानी किस चीज के ऊपर क्वेश्चन है सर? ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ना देने का ना लेने का। तो क्या था? दिया है 50% ऑफ ऑडिट फीस। तो पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 1 तो वो था प्रैक्टिस वाला, और क्लॉज 2 से ना देने का ना लेने का फॉर्मूला स्टार्ट किया था। यानी किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है सर? ये क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है। क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं खाली कि इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट कैसे किया आंसर को, है ना। तो देखना, पैराग्राफ्स में आंसर दिया। सबसे पहले इशू इन्वॉल्व बताया। दे हैव नॉट गिवन द हेडिंग इशू इन्वॉल्व, बट देखो शेयरिंग ऑफ ऑडिट फीस विद नॉन मेंबर, और उसको बोर्ड में दे दिया। मतलब आप भी अंडरलाइन करके लिख दोगे तो वो इशू इन्वॉल्व ही हो गया। आप उसको सेंटर ऑफ द पेज में इशू इन्वॉल्व करके वहां लिख सकते हैं शेयरिंग ऑफ ऑडिट फीस विद नॉन मेंबर, और उसके बाद ये जो बातें लिखी हुई हैं आप प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन हेडिंग में डाल सकते हैं। फिर दिया, एज पर द क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, ए मेंबर शैल बी गिल्टी if a chartered accountant in practice pays or allows or agrees to pay or allow directly or indirectly any share or commission or brokerage in the fees or profits of professional business। वो पूरा का पूरा कहानी दे दिया। फिर क्या क्या देखो, प्रोविजन बताया। अब फर्दर कोई रेफरेंस है यहाँ पे? नहीं है, कोई फर्दर रेफरेंस नहीं है। तो अगर कोई फर्दर रेफरेंस नहीं है तो क्या करेंगे? सीधा क्वेश्चन से कोरिलेट करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। तो अब क्या किया अगले पैराग्राफ में? क्वेश्चन से कोरिलेट किया कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हुआ, है ना, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हुआ। और फिर क्या किया फाइनली? देखो इन्होंने कंक्लूड किया। कंक्लूड करते वक्त खाली इतना बता के छोड़ दिया, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 2। आप साथ में सेक्शन 21 भी क्या कर देना, यहाँ पे रेफर कर देना। यहाँ पे सेक्शन 21 पे सर क्या कर देना? रेफर कर देना। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। मिस्टर एक्स हु पास्ड हिज सीए एग्जामिनेशन ऑफ आईसीआई ऑन 18th of July 2020 and started his practice from 15th of August 2020. On 16th of August 2020, one female candidate approached him for articleship. Okay. इन एडिशन टू द मंथली स्टाइपेंड। अच्छा भाई साहब, मिस्टर एक्स ने क्या देखा? फीमेल कैंडिडेट है, और उसको लगा होगा कि हाँ भाई ठीक है, नीडी है एंड कुछ मदद कर देता हूं उसकी। तो मंथली स्टाइपेंड के अलावा 1% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सीए फर्म भी दे दिया। मतलब इतने दयावान इंसान है। शी एग्रीड टू टेक बोथ 1% प्रॉफिट्स ऑफ द सीए फर्म। आप लोग सोच रहे हो सर काश कोई ऐसा फर्म हमें भी मिल जाए।
So she agreed to take both 1% of profits of the CA firm and stipend as per the rate prescribed by ICAI. The Institute of Chartered Accountants of India sent a letter to Mr. X objecting the payment of 1% of profits. Mr. X replies to the ICAI stating that he is paying 1% of profits of his firm over and above the stipend to help the article clerk, as the financial position of the article clerk is not so good, very weak. कितने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. Is Mr. X liable to professional misconduct? तो आई एम सॉरी टू से मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भले आप यहाँ पे दयावान इंसान हो, भले आपने उस फीमेल कैंडिडेट की हेल्प करी है, बट यहाँ पे आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है. और इसके दो रीजंस है सर. सबसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग अलाउड नहीं है. आपने प्रॉफिट शेयरिंग दिया तो कैसे दिया, तो वही लग जाएगा क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल. और सर दूसरा रीजन, अगर आप रेगुलेशंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में जाओगे तो रेगुलेशंस में बोला हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम द मंथली स्टाइपेंड आप आर्टिकल असिस्टेंट को कुछ नहीं दे सकते हो. तो रेगुलेशन का भी कॉन्ट्रावेंशन है, रेगुलेशन का भी कॉन्ट्रावेंशन है. ठीक है ना. तो यहां पे दो बातें आएंगी. अब हो सकता है आपके आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में इन्होंने सिर्फ एक अप्रोच से आंसर सॉल्व किया हो. पहले 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक बार क्लॉज 2 के हिसाब से सॉल्व किया, एक बार रेगुलेशन का रेफरेंस देके सॉल्व किया. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दोनों बातें लिख के आएंगे. तो एक तो यहां पे क्या हो गया सर, क्लॉज 2, पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल. दूसरा क्या हो गया सर, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशंस. और तीसरा क्या हो गया, जैसे मैं कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशंस की बात करूं तो तीसरी चीज क्या आ गई, याद करो. कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट, रेगुलेशन गाइडलाइंस, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल. तो ये वाला भी रेफरेंस साथ में आ जाएगा. आपको तीनों की तीनों बातें बतानी है एग्जाम में, नोट डाउन करके रख लेना. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेजर्स XYZ फर्म इन प्रैक्टिस डेवलप्ड वेबसाइट xyz.com. बहुत अच्छी बात है जी. द कलर चूजन फॉर द वेबसाइट वाज ए वेरी ब्राइट ग्रीन एंड द वेबसाइट वाज टू रन ऑन ए पुश टेक्नोलॉजी वेयर द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स एंड द मेजर क्लाइंट्स वर टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट विदाउट एनी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन फ्रॉम द रेगुलेटर. Is this website in compliance with guidelines issued by the ICAI in this regard? तो यहाँ पे दो एप्लीकेबल रेफरेंसेस आएंगे सर. एक आएगा क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट और दूसरा आएगा गाइडलाइंस ऑन वेबसाइट इश्यूड बाय द काउंसिल. दूसरा आएगा गाइडलाइंस ऑन वेबसाइट इश्यूड बाय द काउंसिल. तो यहाँ पे दो एप्लीकेबल रेफरेंसेस आएंगे. और क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइंस ऑन वेबसाइट इश्यूड बाय द काउंसिल आएगा, सो दैट इज वाई अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो सर क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल भी एडिशनली रेफर हो सकता है. हो सकता है ऐसे इतना डीप ना गया हो, बट दैट इज समथिंग कि आपके दिमाग में तो होना चाहिए. ठीक है ना. तो यहां पे फिर से क्लॉज 6 आएगा, सिर्फ क्लॉज 6 लिख के छोड़ रहा हूं मैं. दूसरा यहां पे आएगा गाइडलाइंस ऑन वेबसाइट इश्यूड बाय द काउंसिल. और तीसरा यहां पे अगर हमने गाइडलाइंस ऑन वेबसाइट इश्यूड बाय द काउंसिल की बात करी तो सर अकॉर्डिंगली यहां पे क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल भी आ जाएगा. ऐसे ने शायद रेफर नहीं किया रहेगा मेरे हिसाब से. अब यहां पे कॉन्ट्रावेंशंस क्या क्या है ढूंढ लो. तो बोला पुश टेक्नोलॉजी में वेबसाइट चल रहा है, तो भैया हमने पढ़ा है कि वेबसाइट्स पुल टेक्नोलॉजी में चलनी चाहिए, पुश टेक्नोलॉजी में नहीं चलनी चाहिए. तो ये एक कॉन्ट्रावेंशन है. यहाँ पे ब्राइट ग्रीन कलर यूज करा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. हमने स्टडी किया था कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मल्टी कलर वेबसाइट भी बना सकते हो. नेम्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड मेजर क्लाइंट्स वेयर टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट. तो नाउ दैट वाज अनदर थिंग वी स्टडीड कि भाई वहां पे क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं हो सकता. खाली उसका एक एक्सेप्शन था कि अगर कोई रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से आप क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज कर सकते हो. तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो कुछ दिक्कत नहीं है कि कोई रेगुलेटर का रिक्वायरमेंट है, कुछ सेबी गाइडलाइन वगैरह है और उस रिक्वायरमेंट की तहत आप क्या कर रहे हो, अपने क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज कर रहे हो. इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द क्लाइंट, देन इट्स ओके. बट अदर देन दैट यू कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द क्लाइंट. तो दैट इज अनदर कॉन्ट्रावेंशन. तो ये सारे अलग अलग कॉन्ट्रावेंशन है गाइडलाइंस ऑन वेबसाइट के अंदर एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी सीए क्या है सर, गिल्टी है. अगेन क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे. फिर भी देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने एक बार आंसर किस तरीके से किया है, सो दैट यू गेट ए बेटर आइडिया.
तो देखना सबसे पहले इशू इन्वॉल्व बता दिया, पोस्टिंग ऑन पार्टिकुलर्स ऑन वेबसाइट। उसके बाद व्हाट दे हैव डन इज, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट बहुत है, 3 टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पे सीधा वो क्लॉज 6 में आ गए। द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट हैज अप्रूव्ड पोस्टिंग ऑफ द पार्टिकुलर्स ऑन वेबसाइट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अंडर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। पूरे क्लॉज 6 को उन्होंने रेफर नहीं किया है, पूरे लैंग्वेज को रेप्लिकेट नहीं किया है, क्योंकि जरूरत फील नहीं हुई, बट आप एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हो। द रेलिवेंट गाइडलाइंस इन दिस कंटेक्स्ट आर, तो उस कंटेक्स्ट में जो गाइडलाइन है सिर्फ उसकी बात करी है, क्योंकि याद रखना यहां जो मेन क्वेश्चन है वो गाइडलाइन ऑन वेबसाइट के ऊपर है, क्लॉज 6 के ऊपर नहीं है, सॉलिसिटेशन के ऊपर नहीं है। तो गाइडलाइंस ऑन वेबसाइट के ऊपर फोकस किया है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द कलर्स यूज्ड इन द वेबसाइट, द वेबसाइट्स आर टू रन ऑन पुल टेक्नोलॉजी नॉट ऑन पुश टेक्नोलॉजी, एंड द नेम ऑफ क्लाइंट्स एंड द फीस चार्ज आर नॉट टू बी गिवन। और उसके बाद एक्सेप्शन बता दिया, एंड अकॉर्डिंगली बता दिया सीए शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और यहां पे सेक्शन 21 को भी सर क्या कर दोगे, साथ में रेफर कर दोगे, और एक एडिशनल रेफरेंस मैंने आपको और बताया है वहां पे। The next question, a partner of the firm of chartered accountants during a TV interview handed over a biodata of his firm to a chairperson. Such biodata detailed the standing of the international firm with which the firm was associated. It also detailed the achievements of the concerned partner and his recognition as an expert in the field of taxation in the country. The chairperson read out the said biodata during the interview, discussed whether this action by the chartered accountant would deemed to be guilty. तो सर टीवी इंटरव्यू किस चीज में कवर्ड, क्लॉज 6 में कवर्ड है ना। और यहां पे क्या हो रहा है कि जो पार्टिकुलर पार्टनर है उनके जो अचीवमेंट्स हैं एज एंड जो रिकॉग्निशन एज ए एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन इन द कंट्री, दैट इज रेड आउट इन द इंटरव्यू। चेयरपर्सन क्या कर रहा है सर, रीड आउट कर रहा है। चेयरपर्सन क्या कर रहा है, रीड आउट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, सॉलिसिटेशन हो रहा है। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉलिसिटेशन। तो यहाँ पे फर्म की क्या हो रही है, प्रमोशन हो रही है। यहाँ पे फर्म की क्या हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है ना। फर्म का ओपन प्रमोशन हो रहा है सर, फर्म का ओपन पब्लिसिटी हो रहा है, सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क हो रहा है। फर्दर आप क्लॉज 7 को भी एडिशनली रेफर कर सकते हो यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंगली द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन। पहला, एन एडवर्टाइजमेंट वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर कंटेनिंग द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर एक्स, ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, वेयरइन ही वाज कांग्रेचुलेटेड ऑन द ओपनिंग ऑफ द ऑफिस ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ हिज ऑफिस। तो पहला क्वेश्चन है 8A। तो पहले 8A देखते हैं खाली। एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ सर न्यूज़पेपर में कंटेनिंग द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर एक्स ऑफ ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, जहां पे उसे कांग्रेचुलेट किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्लॉज 6 के ऊपर है। इट इज अपॉन क्लॉज 6, डायरेक्टली सॉलिसिटेशन इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। प्रोमिनेंटली क्या कर रहा है, एक तरीके से सीए अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहा है न्यूज़पेपर में, फोटोग्राफ वगैरह डालकर सब कुछ करके। तो वहां पे प्रोमिनेंट एडवर्टाइजिंग हो रही है, क्लॉज 6 का इन्वॉल्वमेंट है ना। बट डोंट यू थिंक यहाँ पे आपको कंटेंट में कमी आएगा थोड़ा बहुत लिखने में। तो लेट अस सी कि इंस्टीट्यूट ने एज अ कंटेंट फिलर क्या यूज किया है। ये कुछ चीजें सीखने की होती है इंस्टीट्यूट से। लेट अस सी व्हाट दे हैव यूज्ड एज अ कंटेंट पिलर। तो एज पर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। अब देखो यहाँ पे पूरे क्लॉज के लैंग्वेज को बता दिया, फिर इन द गिवन केस क्या हुआ है वो चीज बता दी। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ऑन दिस कंटेक्स्ट इट मे बी नोटेड that the advertisement which had been put in by the member is quite prominent if solicitation of work is allowed। अब देखना ये सेंटेंस देखना, अभी तक जो क्वेश्चंस था उसमें कंटेंट ऑलरेडी लिखने के लिए बहुत था, तो ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी। यहां कंटेंट की कमी हो रही है, तो अब सॉलिसिटेशन तो है लेकिन अब साथ में ज्ञान दे रहे हैं एडिशनली, ताकि कंटेंट फिल हो जाए। If solicitation of work is allowed, the independence and forthrightness of a chartered accountant or in the duties, discharge of duties cannot be maintained। अगर सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क को सर अलाउ कर दिया गया तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडिपेंडेंस है एंड फोर्थ राइटनेस है, इंटेग्रिटी है इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, उसको मेंटेन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए सॉलिसिटेशन हर किस अलाउ नहीं कर सकते। तो ये सीखने वाली चीज है, नोट करके रख लो अपने बुक्स में। कोई भी क्वेश्चन क्लॉज 6 का आएगा, सॉलिसिटेशन का आएगा, राइट डाउन दिस 2 लाइंस, है ना। एंड देयरफॉर the above activity amounts to solicitation and he is held to be guilty। तो कितने जबरदस्त तरीके से what they have done is they have concluded the answer and देखो किस तरीके से language they have used। उसके बाद 8B, Mr. X, a chartered accountant and the proprietor of X and Company, wrote several letters to the assistant registrar of cooperative society stating that though his firm was on panel of auditors, no audit work was allotted to the firm and further requested him to look into the matter। तो ये क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है सर,
आई बिलीव आपको याद आ गया होगा, रूविंग इंक्वायरीज के ऊपर है। तो क्लॉज 6 सॉलिसिटेशन का ही जो क्लॉज था उसके अंदर एक पॉइंट था रूविंग इंक्वायरीज, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है, आप लिख के आ सकते हैं। वापस से सॉलिसिटेशन वाली बातें आएंगी और यहां पे स्पेसिफिकली रूविंग इंक्वायरीज की बात हम लोग करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9, a practicing chartered accountant uses a visiting card in which he designates himself besides a chartered accountant a cost accountant. तो is this a misconduct? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का, राइट और साथ ही साथ हमने सेक्शन 7 डिस्कस किया था, सेक्शन 7 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कि अगर एक सीए के पास मल्टीपल डेजिग्नेशंस हैं तो वो मल्टीपल डेजिग्नेशंस को, मल्टीपल डिग्रीज को हाईलाइट नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा उनके एब्रिविएशंस अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह में मेंशन कर सकता है, राइट। तो दैट वाज समथिंग वी डिस्कस्ड कि सीए ज्यादा से ज्यादा एब्रिविएशंस वगैरह क्या कर सकता है सर, अपने विजिटिंग कार्ड में यूज कर सकता है, अपने मल्टीपल डेजिग्नेशन को हाईलाइट नहीं कर सकता। इफ इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कैन नॉट हाईलाइट द मल्टीपल डेजिग्नेशन। तो उसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है और यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट आएगा सर वहां पे क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का आएगा और साथ ही साथ सेक्शन 7 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 का भी आएगा। तो लेट अस से इंस्टीट्यूट ने क्या रेफर किया है यहाँ पे, यस दे हैव मेंशन सेक्शन 7, सबसे पहले सेक्शन 7 को रेफर किया इन्होंने भी कि सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट रेड विद क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंसेस आएंगे, तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट यूज करा, आप भी कर सकते हो ऐसा एग्जाम में टाइम की कमी है तो, कि इंस्टेड ऑफ इलाबोरेटिंग सेक्शन 7 एंड देन गोइंग एंड इलाबोरेटिंग क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, दोनों में इस पॉइंट का रेफरेंस है, तो लिख दिया सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट रेड विद क्लॉज 7 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट यूज एनी अदर डेजिग्नेशन अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट and it is improper for a chartered accountant to state in his document that he is a cost accountant. वो चाहे तो abbreviation use कर सकता है indicating the membership that he has the membership of the ICWA, but he cannot use the designation cost accountant and therefore is guilty of professional misconduct. The next question, Mr. Nigel, a chartered accountant in practice, delivered a speech in the national conference organized by the Ministry of Textiles. While delivering the speech, he told the audience that he is a management expert. अब खुद मिस्टर निगल क्या कर रहे हैं, ऑडियंस को बता रहे हैं कि सर मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं और मेरी फर्म टैक्सेशन के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑडिट के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी रिजनेबल रेट्स में। यानी क्या कर रहा है, अपनी वाह कर रहा है कि देखो भैया मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं, मैं टैक्सेशन ऑडिट के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, रिजनेबल रेट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो क्या कर रहा है, अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर रहा है, राइट। तो क्या लग जाएगा, क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल और साथ ही साथ क्लॉज 6 सॉलिसिटेशन तो आएगा ही आएगा। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू अप्रोच हिज फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर दिस सर्विसेज and request the audience that he also request and at the request of audience also distributed business cards and telephone numbers to those in the audience. साथ ही साथ ऑडियंस को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा सर्विसेज अवेल करो, देखो मैं कितना सस्ता सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, और अपने बिजनेस कार्ड्स और टेलीफोन नंबर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब क्लियर कट केस ऑफ सॉलिसिटेशन है। तो यहाँ पे क्लॉज 6 भी आएगा और यहाँ पे क्लॉज 7 भी आएगा ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, एंड यहाँ पे भी सीए इज गोइंग टू बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। The next question, Mr. A is a practicing chartered accountant working as proprietor of Measures A and Company. He went abroad for 3 months. He delegated the authority to Mr. Y, a chartered accountant, his employee, for taking care of routine matters of his office. During his absence, Mr. Y has conducted the under-mentioned jobs in the name of Measures A and Company. He issued the audit queries to the client, which were raised during the course of audit. He issued production certificate to a client under the GST Act. He attended the income tax proceedings for a client as authorized representative before the income tax authorities. So please comment on the eligibility of Mr. Y for conducting such jobs in the name of Measures A and Company and liability of Mr. A under the Chartered Accountants Act. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मिस्टर ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 महीने अब्रॉड के लिए गए, अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को डेलीगेट कर दिया कि भैया तू मेरे बिहाफ में ये काम कर लेना। तो कौन कौन से काम वो डेलीगेट कर सकता है और कौन कौन से काम डेलीगेट नहीं कर सकता। तो ये पार्टिकुलर जो क्वेश्चन है किस क्लॉज के ऊपर है, दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, तो इट इज बेस्ड ऑन क्लॉज 12 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि भाई ऑडिटर को अपना रिपोर्ट खुद ही साइन करना होता है ना। ज्यादा से ज्यादा जो रूटीन मैटर्स ऑफ वर्क है वो अपने एम्प्लॉय को, एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक आर्टिकल को वो डेलीगेट कर सकता है,
बट अदर देन दैट, जहां भी फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, जहां भी सर्टिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं, वहां तो ऑडिटर को खुद ही साइन करना होता है। वहां तो ऑडिटर को खुद ही साइन करना होता है, वो उस चीज को डेलीगेट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स अटेंड करना है, तो वहां पे कोई सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई साइनिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट इज समथिंग ही कैन डेलीगेट। बट अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन सर्टिफिकेट इश्यू करा, तो दैट इज समथिंग कि भैया वो एक सर्टिफिकेशन रिलेटेड वर्क है, तो दैट इज समथिंग ही कैन नॉट डेलीगेट, दैट इज समथिंग ही कैन नॉट डेलीगेट, है ना। तो अकॉर्डिंगली देखना क्वेश्चन नंबर 11, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी टू द एम्प्लॉइज। तो क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जहां पे लिखा गया है, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और ए मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर टू साइन ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ हिज फर्म एनी बैलेंस शीट P&L रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन दिस केस, Mr. A, proprietor of Measures A and Company, went to abroad and delegated the authority to another chartered accountant, Mr. Y, his employee, for taking care of routine matters, जो कि एक पार्टनर नहीं है बट इंस्टीट्यूट के मेंबर है। अब काउंसिल ने यहाँ पे क्या क्लैरिफाई किया है कि द पावर टू साइन रूटीन डॉक्यूमेंट्स ऑन विच ए प्रोफेशनल ओपिनियन और ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड में बी डेलीगेटेड। जैसे ऑडिट क्वायरीज इश्यू करना है, क्वेश्चनर वगैरह भरना है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना है, लेकिन प्रोडक्शन सर्टिफिकेट की बात करें तो वो रूटीन वर्क नहीं है, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो पहले केस में जहां पे ऑडिट क्वायरीज इश्यू कर रहा था टू रेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, दैट इज समथिंग अलाउड, कोई सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, नो मिसकंडक्ट। अगले केस में प्रोडक्शन सर्टिफिकेट इश्यू करने का काम है, दिस इज नॉट ए रूटीन वर्क, तो यहां पे वो गिल्टी है। और थर्ड केस के अंदर हम लोग बात करें तो अगेन प्रेजेंटेशन बिफोर द इनकम टैक्स ऑथोरिटीज, तो वहां पे दैट डेलीगेशन इज ऑल्सो अलाउड, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द रूटीन मैटर इन द इनकम टैक्स प्रैक्टिस। The next question, XYZ Company Limited has applied to a bank for loan facilities. The bank, on studying the financial statements of the company, notices that you are the auditor and requests you to call at the bank for discussion. In the course of discussion, the banks ask for your opinion regarding the company and also ask for detailed information regarding a few items in the financial statements. And the information is available in your working paper. What should be your response and why? तो अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर बात करें तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर एक तो क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल लिखेंगे और साथ में ऐसे 200 को रेफर करेंगे, क्या करेंगे साथ में ऐसे 200 को रेफर करेंगे, है ना। तो देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या रेफर किया, वेदर दे हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ ऐसे 200 आल्सो। यस, क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल एंड ऐसे 200, दोनों चीजों का रेफरेंस इंस्टीट्यूट ने भी दिया है। फर्दर ऐसे 230 वर्किंग पेपर्स का जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, वो चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन में एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स खाली अपने क्लाइंट को दिखा सकता है, थर्ड पार्टीज को नहीं दिखा सकता, उन सारी चीजों का भी रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हो। The next question, it's a very nice question. Mr. A newly qualified chartered accountant, started his practice and sought clients through telephone calls from his family and friends, almost all of them employed in one or the other retail trade business. तो आप लोग सर हम भी तो यही करेंगे सर, सीए बनने के बाद मैं भी तो यही करने वाला हूँ, फोन करने वाला हूँ, अपने फैमिली को फोन करने वाला हूँ, फ्रेंड्स को कॉल करने वाला हूँ, क्लाइंट्स एक्वायर करने वाला हूँ, बट क्लॉज 6 में हम पढ़ते हैं कि दैट इज नॉट अलाउड, राइट। अगेन थियोरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली तो हर कोई करता ही है, बट क्लॉज 6 के हिसाब से अपने को पता है कि दैट इज नॉट अलाउड। One of his friends, Mr. X, gave him an idea to start online services and give stock certification to traders with cash credit limits in banks. A started a website with colorful catchy designs and shared the website address on all his social media posts and tagged 30 traders. तो website खुला कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, कलरफुल डिजाइन कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, बट 30 ट्रेडर्स को टैग किया जा रहा है, वेबसाइट एड्रेस हर जगह शेयर किया जा रहा है, कैप्शन में लिखा जा रहा है इजी ऑनलाइन स्टॉक सर्टिफिकेशन सर्विसेज, तो this definitely amounts to solicitation. Besides, Mr. A entered in an agreement with a digital marketer to give him 5% commission on each service procured through him. So again, ना देने का ना लेने का, वो वाला पार्ट भी आ जाएगा क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, and discuss if the actions of Mr. A are valid in the light of professional ethics and various pronouncement and guidelines issued by the ICAI. तो अगेन जैसे कि क्वेश्चन को देख के अपने को पता चला कि यहाँ पे सर मल्टीपल रेफरेंसेस आ सकते हैं। मेनली जो क्वेश्चन है क्लॉज 6 के ऊपर डिजाइंड है, मेनली जो क्वेश्चन है क्लॉज 6 के ऊपर डिजाइंड है, राइट। क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, सॉलिसिटेशन की बात हो रही है।
यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, आप पर्सनली ले सकते हैं कि ठीक है फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू काम लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट क्लॉज 6 के हिसाब से वो भी गलत है। वेबसाइट बनाया नॉन कंप्लायंस नहीं है, बट वेबसाइट के गाइडलाइंस को फॉलो करो। और गाइडलाइंस की बातें करें तो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वेबसाइट जो है पुश मोड में नहीं होना चाहिए, क्लाइंट का नेम अलाउड नहीं है, वो चीज आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सीए ने क्या किया है, वेबसाइट एड्रेस शेयर किया है हर जगह, 30 ट्रेडर्स को टैग किया है, तो भैया ये तो कंप्लीट सॉलिसिटेशन, एंड यहाँ पे सीए क्या हो जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। और फर्दर यहाँ पे जो मिस्टर ने एग्रीमेंट एंटर किया था विद द डिजिटल मार्केटर टू गिव हिम 5% कमीशन ऑन इच सर्विस प्रोकर्ड थ्रू हिम, वो भी गलत है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में पढ़ते हैं ना देने का ना लेने का, तो क्लॉज 3 लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर डी, ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर सिंप्लिसिटर इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। After 1 year of appointment, Mr. D resigned as the director and accepted the statutory auditor position of the company. Is Mr. D right in accepting the audit? तो सर सबसे पहले तो यहां पे लग जाएगा, अगर हम लोग बात करें सेक्शन 141 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, राइट, कि अगर एक बंद राइट तो सेक्शन 141 आ जाएगा। दूसरी चीज यहां पे जो आएगी वो आएगा एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का गाइडलाइन। और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का गाइडलाइन क्या कहता है, इफ यू रिमेंबर, वहां पे 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड का बात किया गया है, ESB जजमेंट है, 2 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड, कि अगर एक बंदा डायरेक्टर सिंप्लिसिटर है, अगर एक बंदा यहाँ पे डायरेक्टर सिंप्लिसिटर है या डायरेक्टर है कंपनी का, वो रिजाइन कर रहा है, तो अगले 2 साल तक वो दोबारा से क्या नहीं कर सकता सर, ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो वो ESB का गाइडलाइन है, तो ESB का जो गाइडलाइन है 2 इयर्स कूलिंग ऑफ का, वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा। और फर्दर यहाँ पे आपको लग सकता है कि क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल आएगा, क्योंकि डायरेक्टर सिंप्लिसिटर वर्ड को यूज किया गया है, बट यहाँ पे आपसे पूछा नहीं जा रहा कि वो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर बन सकता है कि नहीं। यहाँ पे रैदर क्वेश्चन को डीप समझो, अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, मिस्टर डी प्रैक्टिसिंग, ही इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, ऑलरेडी अपॉइंट किया गया है, एंड उसके बाद वो रिजाइन कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर एंड एक्सेप्ट कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे अपने को ये देखना है सर कि क्या वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो लगने वाला है वो लगने वाला है क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल। तो अगेन इट्स ए वेरी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से आंसर को क्या कर लेंगे, रेफर कर लेंगे। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर एफ, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, gave advisory services to PQR Private Limited. Further, he gave them GST consultancy compilation engagement for historical financial information and helped in ERP setup. Later, the company turned out to be a part of group of companies involved in money laundering. Mr. F was asked to provide details of the companies. Mr. F refused on the grounds that he gave only consultancy services to the company and was not supposed to give any information about the company. Is Mr. F right as per the guidelines issued by the ICAI? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट रेफर होगा क्या, सेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग का रेफर होगा क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे खाली ये बोला गया है मिस्टर एफ ने इन कंपनी के डिटेल्स नहीं दिए, बोला कि भैया मेरे को तो कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखना ही नहीं था। तो क्या मिस्टर एफ सही है कि नहीं, तो कंपनी का इन्फॉर्मेशन रखना है कि नहीं रखना है। याद करो केवाईसी गाइडलाइंस, हमने पढ़ा केवाईसी गाइडलाइंस तुमको मैंडेटरी या मेंटेन करना। अगर तुम इंडिविजुअल के ऑडिट कर रहे हो या तुम कंपनी का कर रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्म का कर रहे हो, तो पूरा केवाईसी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड है एंड इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू कंप्लाई विद द केवाईसी गाइडलाइंस। और केवाईसी गाइडलाइंस के तहत कंपनी का बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो मेंटेन करना मैंडेटरी है, और तुमने नहीं मेंटेन करा तो तुमने गलत किया। और केवाईसी गाइडलाइंस को मेंटेन नहीं करा, यानी कि गाइडलाइंस का वायलेशन है, यानी क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल भी लग जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके दिमाग में नहीं आएगा शायद। तो केवाईसी गाइडलाइंस आर मैंडेटरी, केवाईसी गाइडलाइंस आर मैंडेटरी है, and accordingly this is a contravention
of clause 1 part 1 second schedule। तो अगेन इट्स ए ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 फिर से एक रिपीटेशन है बेसिकली। क्वेश्चन 12 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का जो क्वेश्चन देखा था उसी चीज का रिपीटेशन है, तो आप एक बार क्या कर सकते हो, उसे रेफर कर सकते हो। तो अगेन क्वेश्चंस तो एंडलेस हो सकता है, हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, राइट। उसके बाद आरटीपी में है, एमटीपी में है, बट दिस आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज गिवन इन द आईसीएस स्टडी मैट, तो एटलीस्ट उतना तो अपने को अच्छे से देखना ही चाहिए।